आप सभी का आपके अपने चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और मैं आपका अपना रोशन एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के कृषि विज्ञान के तीसरे पाठ खाद और उर्वरक के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ नया और कुछ बेहतर। अगर आप भी इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अगर आप भी बाहर नहीं जा सकते और घर बैठे किताबें चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ऑनलाइन किताबें आप मंगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्रिंट रेट में। कोई भी किताब, कोई भी कॉपी, कोई भी वस्तु आपको मंगाना हो, हमारे किसी भी वीडियो में जाकर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे इल्तिजा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाद तथा उर्वरक के बारे में। खाद तथा उर्वरक के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खाद क्या होता है, अजैव खाद क्या होता है। अजैव खाद को रासायनिक उर्वरक भी कहते हैं। रासायनिक उर्वरक क्या होता है? जो रसायन से मिलकर बना हो, जो हमें बोरे में डीएपी, सुपर सल्फेट, फास्फेट, यूरिया मिलता है, इसे हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं। और खाद जो होता है वो रासायनिक खाद नहीं होता, वो खाद होता है गोबर के खाद, जैविक खाद, जो कि सड़ा गलाकर बनता है, उसे खाद कहते हैं। और जो बोरे में मिलता है उसे हम उर्वरक कहते हैं। तो अजैव खाद के बारे में हम जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है अजैव खाद के बारे में है। तो इन खादों को विशिष्ट खाद या रासायनिक उर्वरक भी कहते हैं। अजैव खाद को रासायनिक उर्वरक भी कहते हैं। ये खादें निर्जीव पदार्थों द्वारा कारखानों में बनाई जाती हैं। इन खादों में जैविक पदार्थों का पूर्ण अभाव होता है। इनमें भूमि को एक या अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इस श्रेणी में डीएपी, म्यूरिएट ऑफ पोटाश आदि आते हैं। यानी यूरिया, डीएपी, म्यूरिएट ऑफ पोटाश इसमें आते हैं। किसमें? उर्वरक खाद में। इसमें जैविक पदार्थ यानी जीव जंतुओं से बनने वाले पदार्थ की कमी रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। फसल के दृष्टिकोण से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास महत्वपूर्ण तत्व हैं। फसल में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस महत्वपूर्ण तत्व होते हैं और फसलों द्वारा ये तत्व बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हीं तीन फसलों में इन तीन प्रमुख पोषक तत्वों का काम होता है। चलिए, अब आपको इसके बाद आए वर्गीकरण, जो कि आपको पढ़ना नहीं है। 30% लॉकडाउन में ये कट गया है। अगर आपने अब तक हमारा पिछला वीडियो जो हमने सिलेबस पे बनाया है, अगर उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए। उसके बाद अगला टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है नाइट्रोजन धारी उर्वरक। क्या होता है नाइट्रोजन धारी उर्वरक? ऐसे उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, वो नाइट्रोजन धारण किया हो। जिसमें नाइट्रोजन हो उसे हम नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा आता है वो है अमोनियम सल्फेट। ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन धारी उर्वरक कौन से हैं, तो उसमें अमोनियम सल्फेट को आप लिख सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह उर्वरक पानी में घुलनशील है। लिखने वाली टॉपिक है कि अमोनियम सल्फेट पानी में घुलनशील है, अतः फसल में डालने के बाद यह शीघ्र ही पौधों के लिए उपलब्ध हो जाता है। यह अनेक फसलों के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह गोबर इत्यादि खाद के प्रयोग करने पर अधिक उपयोगी रहता है। हरी खाद के साथ भी इसका उत्तम प्रयोग होता रहता है। अगर कहा जाए तो अमोनियम सल्फेट एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी खाद है, उर्वरक है, जिसका उपयोग हम हरी खाद या गोबर के खाद के साथ भी कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट को बुआई के लगभग 1-2 दिन पूर्व या बीज बोते समय खेत में मिलाया जा सकता है, लेकिन इसे बीज के साथ नहीं डालना चाहिए। खड़ी फसल में भी इसको फसल की पंक्तियों के बीच डाला जाता है। इस खाद को प्रयोग करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, खेत में जब नमी हो, पानी से भरा हो या फिर खेत में नमी, गीलापन हो, तभी इसको उपयोग करना चाहिए। खेत में डालते समय इस खाद को भूमि जकड़ लेता है और खेत के पानी के साथ बहकर इसके नष्ट होने का भय नहीं रहता। गेहूं, धान, जूट तथा तिलहनी फसलों के लिए यह खाद अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। आपको बता देता हूँ, अमोनियम सल्फेट चीनी के समान रवे युक्त सफ़ेद होता है, यूरिया की तरह ही होता है
और इसमें 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है, तो आप लिख सकते हैं कि 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। और इसका प्रचलन हमारे देश में बहुत ही कम है। और भूमि में खाद के रूप में मिलाए जाने पर अमोनियम सल्फेट अमोनिया भाग का भूमि शोषण कर लेती है, जिससे अमोनिया के बदले यह पानी में बहकर नष्ट होने से बच जाता है। कुछ और बातें हैं जो अमोनियम सल्फेट के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो वो बात है कि किसी खेत में बार बार अमोनियम सल्फेट मिलाने से वह भूमि अम्लीय हो जाती है, यानी बार बार अमोनियम सल्फेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस अम्लता के निराकरण के लिए भूमि में चूना मिलाने की आवश्यकता होती है। 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट जितनी अम्लता उत्पन्न करता, उसके निराकरण के लिए 110 किलोग्राम चूना मिलाने की आवश्यकता है। यानी हम कह सकते हैं कि बार बार अमोनियम सल्फेट की उपयोग भूमि को अम्लीय बना देता है, तो इसीलिए बार बार अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और क्षारीय भूमि के लिए जो है अमोनियम सल्फेट एक आदर्श खाद है, यानी क्षारीय भूमि को वो और भी अच्छा अम्लीय बनाता चला जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया सबसे प्रचलित खाद है, ये सभी लोग जानते हैं कि यूरिया सभी के खेतों में फेंकी भी जाती है। तो यूरिया आज नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि आजकल उपलब्ध उर्वरकों में सबसे ज़्यादा है। अमोनियम सल्फेट की तुलना में इस उर्वरक में दुगनी नाइट्रोजन होती है, क्योंकि उसमें 20% है, इसमें है भाई 46%, तो दुगना से भी ज़्यादा हो गया। और आजकल यूरिया का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सबसे अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह हर स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर यूरिया के आकार की बात करें तो यह भी एक रवेदार जैविक रासायनिक पदार्थ होता है। इससे वायुमंडल से नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसके भंडारण में विशेष तौर से नम स्थानों में बड़ी कठिनता होती है। यानी इसे सूखे स्थान पर रखा जाता है, नमी के स्थान पर रखा जाएगा तो ये नमी को खींच लेता है और ख़राब हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अब यह उर्वरक छोटी छोटी गोलियों के रूप में बनाए जाने लगा है। इन गोलियों पर एक ऐसी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जिस पर नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इस समस्या का भी निदान अब हो चुका है। यूरिया को मिट्टी में मिलाने के लगभग 24 घंटे उपरांत यह अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है और धान के लिए यह उर्वरक विशेष रूप से उपयोगी पाया गया है। यानी धान में अधिक से अधिक यूरिया को फेंका जाता है। चलिए थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं अगर यूरिया के बारे में। तो यूरिया ऐसी भूमि अमोनियम सल्फेट मिलाए जाने पर उसका सल्फेट अंग हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित होकर पौधों के लिए घातक होता है। यूरिया के प्रयोग में ऐसी कोई बात नहीं होती, यानी अमोनियम के प्रयोग में ऐसी बात है, लेकिन यूरिया सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। ये सभी क्या है? नाइट्रोजन धारी उर्वरक हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो इसका निर्माण नांगल में होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट तथा अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। नांगल का अर्थ होता है मिला हुआ, इसका निर्माण नांगल में होता है। नांगल का अर्थ होता है मिला हुआ, यानी 3 तत्वों से मिलकर यह बना हुआ मिश्रण खाद होता है। इस उर्वरक में 25% नाइट्रोजन होती है, जिसमें से आधी मात्रा नाइट्रेट के रूप में तथा शेष अमोनिया के रूप में होती है। यह ऐसा खाद है जिसका आधा नाइट्रेट के रूप में होता है और अमोनिया के रूप में होता है, जिसके फलस्वरूप पौधों को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन का रिसाव भी अपेक्षाकृत कम होता है, अतः यह पानी में आसानी से घुल जाती है। इसका प्रयोग अधिकांश फसलों में विभिन्न प्रकार की भूमियों में सुगमता से किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये 3 नाइट्रोजन धारी उर्वरक के बात हमने किया है। एक आपको तालिका के रूप में हम समझा देते हैं कि किस उर्वरक में नाइट्रोजन धारी उर्वरकों में किस उर्वरक में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है और वो
किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये चार्ट आपके सामने जो है इसमें दिया गया है। पहला हम बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, यह भूमि को अम्लीय बना देती है। कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% पाया जाता है, यह भूमि को क्षारीय बनाती है। अमोनियम सल्फेट भूमि को 20% होता है, इसमें 20.6%, यह भूमि को अम्लीय बना देती है। अब बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की। तो इसमें 25% नाइट्रोजन पाया जाता है, यह भूमि को अम्लीय बना देती है। अमोनियम नाइट्रेट में 33% नाइट्रोजन पाया जाता है, यह भी भूमि को अम्लीय बना देती है। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में भी 25% नाइट्रोजन पाया जाता है, यह भूमि को उदासीन कर देता है। तो इस तरह यह कुछ नाइट्रोजनधारी उर्वरकों की बात हमने की। अब बात आपको बता देते हैं कि नाइट्रोजनधारी खादों का महत्व क्या है, आखिर क्यों नाइट्रोजनधारी खाद उपयोग किया जाता है। तो इसका बहुत सारे महत्व है जिसको हम बताते हैं आपको। भूमि में नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधों पर प्रभाव। पौधों के पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कमी होने पर उससे उसका रंग पीला होने लगता है। तो जब पौधों का रंग पीला होने लगता है तब यूरिया या नाइट्रोजनधारी पदार्थ खाद मारे जाते हैं। पौधों की बढ़वार मारी जाती है और वो छोटे छोटे रह जाते हैं। पौधों की बालियाँ छोटी रह जाती हैं और उनमें दाने भी छोटे पड़ते हैं, तब इन सभी खादों का उपयोग किया जाता है। भूमि में नाइट्रोजन वांछित मात्रा में होने पर पौधों पर प्रभाव। पौधों की बढ़वार की गति तेज हो जाती है नाइट्रोजन फेंकने पर। पत्तियां अधिक लगती हैं, पौधों के कल्ले अधिक निकलते हैं, पत्तियों का रंग हरा और गहरा हरा होता है, फसलें समय से पक जाती हैं। और जब नाइट्रोजन की अधिकता होती है, नाइट्रोजन यानी खाद आप ज़्यादा फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि फसल देर से पकती हैं, पौधे कोमल होते हैं, उनमें पत्तियां अधिक निकलती हैं और तने कमज़ोर होते हैं, पौधों में कल्ले अधिक होते हैं, पौधों में बीमारियां अधिक लगने लगती हैं, पौधे प्रायः गिर जाते हैं और फलस्वरूप उपज उसकी कम हो जाती है। चलिए अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि नाइट्रोजनधारी उर्वरकों को खेत में देने की विधि। तो इस विधि में आपको हम बताते हैं कि खेत में नाइट्रोजन के उर्वरक बुआई के समय हल की नाई बांधकर पौरा विधि से बीज से 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालते हैं। यानी कि हल में ही बोरा को बांधकर पौरा विधि द्वारा, पौरा मेथड द्वारा बीज के लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालते हैं। आजकल सीड ड्रिल से बीज की बुआई करते समय सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से उर्वरक खाद में बीजों के नीचे दिए जाते हैं। यानी आजकल जो मशीन आ रहे हैं जिसमें एक तरफ खाद डाला जाता है और एक तरफ बीज डाला जाता है, तो उससे भी हम दे सकते हैं। ये तरीके हैं। और खेतों में आप हाथ से भी छिड़क कर दे सकते हैं और उसके बाद किसी तरह छिड़काव यानी पानी में घोलकर छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं। खड़ी फसल में सिंचाई से पहले अथवा सिंचाई के बाद हम खेत में पैर न चिपकने पाए उस समय यूरिया या अमोनिया का उपयोग किया जाता है, बिखेर कर किया जाता है। हमने बताया कि हाथ से फेंक कर, आप सभी जानते होंगे। और यूरिया को घोल कर भी 3 से या 5% घोल कर भी खड़ी फसल में बुआई के लगभग 30 से 40 दिन बाद फसल में दिया जाता है। तो इस तरह हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। अब हम आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी, कुछ नए तथ्य के साथ। इसी के अगले भाग में हम आगे बात करेंगे फास्फेटिक उर्वरक के बारे में, जो कि क्या होता है फास्फेटिक उर्वरक, क्या होते हैं, आगे के प्रोसेस तो अगले वीडियो में बताएंगे। एक बार हम फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको ऑनलाइन बुक्स मंगाना है, ऑनलाइन किताबें खरीदनी है, तो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर आप जाकर कमेंट करिए, अपना एड्रेस दीजिए। आपको उस एड्रेस पर लगभग 5 से 7 दिन के बाद सभी किताबें उपलब्ध हो जाएंगी और वो भी बिल्कुल प्रिंट रेट में, आपसे 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा।